नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अतुल क्लासेस। माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव। आई एम कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स में यूपी बीएड में कॉमर्स का जो सिलेबस आता है उसका पहला लेसन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेसन में सबसे पहला टॉपिक आपका जो मैंने सिलेबस के वीडियो में बनाया था उसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जानेंगे कि बुक कीपिंग क्या होती है। तो देखिए, बुक कीपिंग का अर्थ समझते हैं शॉर्ट में। बुक कीपिंग से आशय व्यापारिक लेन देनों को पुस्तकों में निर्धारित नियमों के अनुसार लिखने की कला को ही बुक कीपिंग कहते हैं। देखिए, हर अलग अलग तरह का बिजनेस होता है। अब किस बिजनेस में किस तरह की बुक्स को बनाना है, ये बनाना और प्लस उसमें कुछ रिकॉर्डिंग करना, लेन देनों को लिखना ही बुक कीपिंग कहलाता है। जैसे अगर आपका व्यापार मान लीजिए कि कोचिंग का है सपोज, तो कोचिंग के लिए आपको कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। आपको फ़ीस रजिस्टर मेंटेन करना होगा, आपको टीचर्स रजिस्टर मेंटेन करना होगा, स्टूडेंट रजिस्टर मेंटेन करना होगा। तो ये आपकी बुक कीपिंग हो गई कोचिंग के हिसाब से। लेकिन अगर आपके सेल्स का बिजनेस है तो आप सेल्स बुक मेंटेन करेंगे, परचेज बुक मेंटेन करेंगे, परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे, सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। तो ये आपका हो गया बुक कीपिंग सेल्स वाले बिजनेस का। तो इस तरह से बुक कीपिंग का मतलब हुआ कि व्यापार की आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप जो जो बुक्स बनाते हैं उसे ही बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ विद्वानों की डेफिनेशंस भी लिखी है, ये भी वही कहना चाहते हैं। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, जिसमें बीजी बिक्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है कि मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पुस्तपालन का आशय वित्तीय व्यापारिक सौदों को व्यापारिक रूप में तथा नियमानुसार लिखने की कला से है। परंतु व्यवहार में पुस्तपालन का आशय केवल सौदों को नियमानुसार लिखना ही नहीं, वरन इस प्रकार लिखना है जिससे कम से कम समय एवं परिश्रम से यह ज्ञात किया जा सके कि एक निश्चित अवधि के प्रत्येक सौदे का एक ही प्रकार के सभी सौदों का और सभी सौदों का आर्थिक रूप क्या है। वही है कि सभी तरह के लेन देनों को एक बुक में रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग है। निश्चित बुकों में रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग है। अब बुक कीपिंग तो समझ लिया आप लोगों ने। अब दूसरा वर्ड है हमारा टर्मिनोलॉजी में अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी देखिए क्या है। अकाउंटेंसी का मतलब है कि लेन देनों को, देखिए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग पहले समझ लेते हैं। लेखा कर्म से आशय सौदों एवं घटनाओं को जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की हो, प्रभावपूर्ण विधि एवं मौद्रिक रूप से लिखने, वर्गीकरण करने तथा सारांश बनाने तथा उनके परिणामों के निर्वचन करने की कला ही हमारी क्या है, लेखा कर्म है। तो लेखा कर्म के अंदर हम लोग लाभ हानि निकालना सीखते हैं, उन व्यापार के आर्थिक चिट्ठे को बनाते हैं। तो ये सब लेखा कर्म में आता है। मतलब जहाँ से बुक कीपिंग समाप्त होती है वहाँ से लेखांकन शुरू होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग आती है, जबकि और क्लासीफाइंग आती है। अब समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग का जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, वो हमें लेखा कर्म में देखने को मिलता है। तो जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये हमारा लेखा कर्म का पार्ट है। जर्नल और लेजर हमारा हो गया बुक कीपिंग का पार्ट। ओके, अब लेखांकन के विभिन्न स्वरूप देखिए। लेखांकन के विभिन्न स्वरूप, सबसे पहला है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन से हम लोग जानते हैं कि वित्तीय लेखांकन का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग सीखते हैं वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना और व्यापारिक, देखिए, व्यापारिक व्यवहारों एवं घटनाओं के महत्वपूर्ण सारांश तैयार करने, विश्लेषण, विवेचन करने और प्राप्त परिणामों को उन व्यक्तियों के लिए संप्रेषित करने की कला है जिन्हें निर्णय लेने होते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट की बात करते हैं। और ये जो 4 तरह के स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, यही वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत आता है। लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, जब किसी वस्तु की कॉस्ट निकालनी होती है तो वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में लगता है। जहाँ कोई प्रोडक्ट तैयार होता है वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम वस्तु की कॉस्ट कैसे निकालते हैं और कॉस्ट को कैसे कम करें, कॉस्ट लागत को कैसे इस तरह से लाएं ताकि डिमांड बनी रहे, डिमांड और सप्लाई का संतुलन बना रहे, यही लागत लेखांकन का उद्देश्य होता है। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग
में हम लोग बिजनेस में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको मैनेज करना सीखते हैं अलग अलग तरीके से, और ज़्यादातर ये मैनेजर्स के द्वारा यूज किया जाता है। अगला है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग टैक्स की बात करते हैं कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आपके तमाम जितने भी टैक्स आपने सुने हैं वो सभी इनडायरेक्ट में आते हैं, लेकिन जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब हम लोग मेनली मानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स हमारा इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स क्यों डायरेक्ट होता है? क्योंकि ये डायरेक्टली एसएसी के द्वारा, यानी कि कर जो देता है उसके द्वारा, टैक्स जो देता है उसके द्वारा डायरेक्टली सरकार तक पहुंचता है, इसीलिए इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा गया है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली सरकार द्वारा नहीं पहुंचता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का अगर हम एग्जांपल लें तो आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए जैसे आप कोई साबुन खरीदते हैं तो उस पर अगर टैक्स लगा हुआ है तो आप उस साबुन की कीमत, मान लीजिए साबुन की कीमत कॉस्ट है 10 रुपये और टैक्स लग के उसकी कीमत हो गई 11 रुपये, तो आप 11 रुपये सरकार को नहीं देते हैं, आप 11 रुपये दुकानदार को देते हैं, और दुकानदार वो 11 रुपये में से 10 रुपये वो रख लेता है और 1 रुपये किसको देता है? सरकार को देता है। तो इस तरह से जो 1 रुपये पहुँच रहा है सरकार के पास वो इनडायरेक्टली पहुँच रहा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स डायरेक्टली सरकार तक कैसे पहुँचता है? जब आप मान लीजिए कि 100 रुपये कमाते हैं और सरकार आपकी इनकम से 10 रुपये का टैक्स चाहती है, तो 10 रुपये का अगर सरकार आपकी इनकम से टैक्स चाहती है तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप आएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर और सरकार को बताएंगे कि सर हमने 100 रुपये कमाया है और जिसमें से 10 रुपये आपका है, 90 रुपये हमारे हैं, और आप खुद से, या फिर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी अकाउंटेंट के द्वारा अपना डायरेक्ट टैक्स जमा करा सकते हैं। इसीलिए इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। आई थिंक आप सभी लोगों को बात क्लियर हो रही होगी। अगली बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बीएड का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है। तो सबसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम शॉर्ट में बात करेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। मतलब ये कॉन्सेप्ट बताता है कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं, कभी भी दोनों को एक ना समझिए। कभी कभी आप देखते हैं दुकान पे लिखा होता है कि व्यवहार हमसे करें, व्यापार से नहीं। तो व्यापार बिल्कुल अलग होता है, व्यापार के खाते अलग बनाए जाते हैं, व्यापारी के खाते अलग बनाए जाते हैं। इसीलिए ये एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर व्यापारी भी अपने व्यापार से कुछ लेके जा रहा है घर में यूज करने के लिए, तो उसको उसका पैसा या उस पर ब्याज उसको चुकाना पड़ेगा, जिससे कि बिजनेस आगे तक चलता रहे। तो ये पृथक अस्तित्व की अवधारणा बताती है। कभी पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये बताने की कोशिश करती है कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को कभी भी एक नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मुद्रा माप की अवधारणा। देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेखांकन की इस अवधारणा के अनुसार केवल उन व्यवहारों एवं घटनाओं का लेखा किया जाता है जो मौद्रिक प्रकृति की होती है। मतलब कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग केवल मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जिनमें मनी नहीं होती है, जिनकी वैल्यू मनी में नहीं मेजर की जा सकती है, उनकी रिकॉर्डिंग हम लोग अकाउंटिंग के अंदर नहीं करते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारी बात आती है द्विपक्षीय अवधारणा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की ये जान है, समझ लीजिए कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। दो एस्पेक्ट्स होते हैं अकाउंटिंग में, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। यानी कुछ आता है तो कुछ भैया जाता है, कुछ मिलता है तो कुछ हम लोग देते हैं। तो इसी तरह से जो बैलेंस बना रहता है इसी को अकाउंटिंग, इसी को हिसाब किताब कहते हैं। तो एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। सपोज आपने अपने बैंक में पैसा जमा किया तो आपके पास से पैसा कम हो गया, लेकिन आपके बैंक में पैसा बढ़ गया, मतलब एक जगह माइनस हुआ और दूसरी जगह प्लस हुआ। दिस इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में इसको महसूस करते हैं। अच्छा, आगे देखिए हम लोग चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, ये बताता है कि व्यापार में कुछ ऐसे डिसीजंस हमेशा होने चाहिए जिससे व्यापार हमेशा लगातार चलता रहे, कभी बंद ना हो। व्यापार को इस दृष्टिकोण से खोला जाए और उसे चलाया जाए कि वो कभी बंद ना हो। ये चालू अस्तित्व की अवधारणा हमें सिखाने की कोशिश करती है। आगे हम लोग बात करते हैं लागत अवधारणा। देखिए लागत अवधारणा क्या होती है? इस अवधारणा के अनुसार हम लोग
स्थायी संपत्तियों का लेखा उस कीमत पर करना चाहिए जिस पर वे प्राप्त की गई। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप मशीन खरीद के लाए 1 लाख रुपए की, आप उसे बढ़ाकर और घटाकर नहीं दिखा सकते अपने फ़ायदे के लिए। जितने में लाए हैं उतने में दिखाएंगे, जितने में आपको मिली है उतने में ही दिखाइए। ठीक है। अच्छा, अर्जित अवधारणा देखिए, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि व्यापार से संबंधित कोई भी लेन देन अगर वो इसी साल से रिलेटेड है तो उसे इसी साल दिखाना चाहिए, चाहे उसका पैसा मिला हो या ना मिला हो, चाहे उसका पैसा दिया हो या ना दिया हो, दोनों बातें हैं। इसे ही एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब जो चीज़ हमने कमा ली है, प्राप्त नहीं हुई है, या हमें जो देना है अभी देना बाकी है, लेकिन वो इस साल से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है, हो सकता है हम उसे अगले साल पे करें। सपोज जैसे सैलरी देना बाकी है, एम्प्लॉय ने इस साल काम कर लिया और हमने सैलरी अभी उसे नहीं दी है, तो वो सैलरी इस साल की है, वो खर्चा इस साल का है, तो आपको इसी साल दिखाना है, भले आप पेमेंट उसको अगले साल कर रहे हो। गेटिंग द पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? चलिए आइए फटाफट से आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 7 अगली अवधारणा है वसूली या प्राप्ति की अवधारणा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखिए इस अवधारणा के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी आय को कब प्राप्त हुआ समझा जाए, ये बताती है कि तो इस अवधारणा के अनुसार किसी आय का उपार्जित होना उसी तिथि पर समझा जाएगा जिस पर आय से संबंधित माल या सेवाएं नकदी में या किसी मूल्यांकन प्रतिफल के बदले में क्रेता को हस्तांतरित कर दी गई हों, ना कि उस तिथि पर जिस पर आदेश प्राप्त किया गया है। मतलब कि आप इनकम तभी मानेंगे जब इनकम आपको मिल गई है। ये नहीं कि ऑर्डर मिल गया तो आपने इनकम मान ली। किसी ने कहा कि भैया आप 4 लाख का माल भेज दीजिए 28 तारीख को, तो 28 मार्च को, और आपने माल भेजा मान लीजिए 31 मार्च को और पैसा आपको मिला 4 मार्च को, तो आप इनकम मानेंगे 4 अप्रैल को, तो पैसा आप मानेंगे 4 अप्रैल का। जो इनकम मानेंगे आप वो 4 अप्रैल की मानेंगे। ठीक है। देखिए लिखा, माना किसी कारखाने में लेखांकन अवधि में 4 लाख का माल निर्मित किया गया, आदेश 3 लाख रुपए के प्राप्त हुए, 2 लाख रुपए का माल आंशिक रूप से आदेश के अनुसार भेजा गया और 1.5 लाख रुपए नकदी में प्राप्त हुए, तो आय और बिक्री 2 लाख की मानी जाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए का माल आंशिक रूप में आदेश के अनुसार भेजा जा चुका है। तो आपने माल कितने का भेजा? 2 लाख का। इनकम कितनी मिली? 1.5 लाख की। इनकम तो 1.5 लाख मिली, लेकिन आप इनकम मानेंगे कितनी? 2 लाख। क्यों? क्योंकि आदेश आपने कितना कर दिया, आपने भेज कितना दिया है माल? 2 लाख का। ठीक है। तो ये हमारी वसूली अवधारणा वसूली के बारे में कुछ बताती है, ये कुछ बातें। अच्छा, 8वीं अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये अवधारणा ये बताती है कि भविष्य के जो हानियाँ हैं उसको इसी साल दिखा लेना चाहिए, जबकि भविष्य के लाभ को आप इस साल ना दिखाएं। अगर कहीं से आपको पता चल रहा है कि फ्यूचर में आपका लाभ होने वाला है तो आप करंट ईयर उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि भविष्य में आपकी हानि होने वाली है तो आप उसे इसी साल रिकॉर्ड कर लें। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऐसा करने को कहता है। अगला है कैपिटल कॉन्सेप्ट। इस अवधारणा से आशय यह है कि पूंजी को लेखा व्यवसाय में अलग अलग किया जाना चाहिए। मतलब कैपिटल को बिल्कुल भी एक साथ नहीं लेके चलना है, उसको अलग मानना है। एकाकी व्यवसाय और साझेदारी में वार्षिक लाभ पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, परंतु सीमित दायित्व वाली कंपनी का लाभ पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता, क्योंकि अंशधारियों को कंपनी से मिलने वाली आय उनका लाभांश कहलाती है, जिसका लेखा पूंजी खाते में नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है। तो कंपनी के केस में हम लोग कैपिटल अकाउंट को बिल्कुल अलग रखते हैं, है ना, उसमें कुछ भी हम लोग जोड़ते घटाते नहीं हैं प्रॉफिट का। अगला है एकरूपता की अवधारणा। देखिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, इसको इंग्लिश में कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहते हैं, और सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, इसको कंसिस्टेंसी कहेंगे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके बिजनेस में आप जिस चीज़ के भी वैल्यूएशन करने जा रहे हैं उसके लिए हो सकता है 10 नियम हो, लेकिन आप अपने बिजनेस में अगर एक नियम फॉलो कर रहे हैं तो वही हर साल फॉलो करेंगे। यही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर स्टॉक वैल्यूएशन करना है तो बहुत सारे मेथड हैं, जैसे लीफो है, फीफो है, मीफो है, हीफो है, एवरेज मेथड है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में लीफो मेथड लगा रहे हैं तो आपको हर साल लीफो मेथड लगाना है। जैसे गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए 4 मेथड हैं। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है, और चौथा कौन सा है? एन्युटी मेथड है। लेकिन आप अपने बिजनेस में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आपने एक मेथड अप्लाई किया, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो हर साल आप सुपर प्रॉफिट मेथड ही लगाएंगे, आप अपने मेथड को चेंज नहीं करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन को काउंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड,
जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, लेकिन आप कौन सा लगा रहे हैं? अगर स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं तो आपको हर साल स्ट्रेट लाइन लगाना है, और अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा रहे हैं तो हर साल आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाना चाहिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटिंग का? ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट करने को काम कहता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। देखिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमें अपने अकाउंटिंग के जो ईयर हैं, जो बिजनेस का साल है, ऐसे तो बिजनेस बहुत सालों तक चलेगा, लेकिन हमें उसका लाभ हानि निकालना है, हमें चेक भी करते चलना है कि हमारा बिजनेस सही चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए एक अवधि या एक पीरियड डिसाइड करना ज़रूरी था। तो 12 महीने का पीरियड हम लोगों ने डिसाइड किया। इसी को कहते हैं कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, कि अकाउंटिंग करके बीच बीच में अपने बिजनेस के बारे में चेक करना चाहिए कि उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन सही ले पाएंगे। तो ये है हमारा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है एविडेंस कॉन्सेप्ट। प्रमाण से आशय उन प्रपत्रों और प्रमाणकों आदि से है जिनके आधार पर लेखा पुस्तकों में लेखे किए जाते हैं, जहाँ लेन देनों की संख्या कम होती है। व्यवसायी स्वयं व्यवसाय के समस्त कार्यों को करता है, वहाँ प्रमाण का अधिक महत्व नहीं होता, लेकिन जहाँ व्यापार और व्यवसाय बड़े होते हैं, अप्रत्यक्ष प्रबंध होता है, वहाँ उनका बहुत महत्व होता है। इस प्रमाण का लेखांकन के वैधानिक दृष्टिकोण से और भी महत्व है। मतलब कि आपको वेरिफिकेशन और बाउचिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, सारे रूल्स रेगुलेशन। कोई मशीन आपने बड़े कारखाने में, मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी, तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि 1 लाख की मशीन खरीदी है। तो आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि हमने 1 लाख की मशीन खरीदी। अगर आप सुपरवाइजर हैं वहाँ के, तो आपके पास बिल होना चाहिए उस दुकानदार का जहाँ से आपने मशीन खरीदी है, उस प्लांट उस जगह का आपके पास बिल बाकायदा होना चाहिए, गारंटी कार्ड होना, मतलब रिटर्न में आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तभी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा बड़े कार्यालयों में। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जिनके बारे में हमने समझा और जाना। एक कॉन्सेप्ट और है जो इसमें लिखा नहीं है, सारता की अवधारणा, मतलब कि मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कि अकाउंटिंग के अंदर उन चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए या उन चीज़ों का ज़्यादा रिकॉर्डिंग एसेट्स मानकर नहीं करनी चाहिए जो चीज़ें बहुत नाम मात्र की, जैसे पेंसिल होती तो एसेट्स है, लेकिन हम उसे स्टेशनरी के रूप में ट्रीट करते हैं क्योंकि वो 2 या 3 रुपए की होती है। अब उस पर हम डेप्रिसिएशन तो लगा नहीं सकते, इसलिए इसको कहते हैं सारता की अवधारणा। सारता की अवधारणा कहती है कि अकाउंटिंग में वो काम करने हैं जिससे अकाउंटेंट का टाइम अधिक ना बर्बाद हो। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं और उसको दूसरी जगह पर दूसरे तरीके से दिखाया जाए। इसे कहते हैं मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये पहला चैप्टर आपका था और अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, लेखांकन की मान्यताएं हैं, विनिमय, अवधि, माप की इकाई, तीनों ही हैं। आय में सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए, आय में प्राप्य और प्राप्त दोनों आय सम्मिलित की जाती है। अब प्राप्त क्या होती है? जो मिल गई है। प्राप्य क्या होती है? जो मिलने वाली है, अभी मिली नहीं है। दोनों ही इनकम है, ठीक है। किसी संयुक्त स्कंद वाली कंपनी के लिए सामान्य संचय बनाने का उद्देश्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है बताइए? सामान्य संचय बनाने किस लिए बनाया जाता है? जनरल रिजर्व, भावी लाभांशों को संतुलित करने के लिए, अनिश्चित हानियों को पूरा करना, ज्ञात हानियों को पूरा करना, या कंपनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करना। तो देखिए, ज्ञात हानियों को पूरा करने के लिए, जो हानि हमें पता है कि ये होनी है, उसके लिए हम लोग सामान्य संचय बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन नहीं है? देखिए, सामान्य संचय क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व कुछ और नहीं होता है, एक प्रकार का गुल्लक होता है। हम लोग व्यापार में, अपने घर में भी क्या होता है कि कभी कभी कुछ अच्छा सामान्य जनरल खर्चे हमें पता होता है कि अचानक से कोई सामान्य खर्चा आ सकता है, उसके लिए हम लोग घर में गुल्लक बनाते हैं और उसमें डेली थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं। उसी तरह बिजनेस के अंदर भी हमें पता होता है कि कुछ अचानक खर्चा आ सकता है, उसके लिए हम लोग सामान्य संचय बनाते हैं जिसमें प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल कर हर साल सामान्य संचय में जमा करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन नहीं है? देखिए, मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान, ये तो है। डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, ये भी है। ऋणपत्र शोधन कोष, ये प्रावधान नहीं है। मरम्मत नवीनीकरण के लिए प्रावधान, ये प्रावधान है, मतलब सी प्रावधान नहीं है। देखिए, आहरण खाते की प्रकृति है। आहरण खाता व्यक्तिगत खाता है। हम एक दिन खाते का चैप्टर लाएंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे कि अकाउंट्स में कैसे खातों को समझा जाता है, ठीक है। पेशगी में भुगतान किया गया भाड़ा क्या है? तो भाई ये भी हमारा व्यक्तिगत खाता है। अभी हम खाते के बारे में अच्छे से डिटेल आपको दे देंगे।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें, आपको कंप्लीट लेसन्स अच्छे से मिल सकें, ताकि आपके बीएड में एक सीट गवर्नमेंट कॉलेज की पक्की हो सके। 15 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। मोहन को 18,500 रुपये के स्थान पर 18,400 रुपये दिए गए, शेष रकम क्या कहलाएगी बताइए? बट्टा कहलाएगी ना, व्यापारिक बट्टा कि नगद बट्टा। देखिए 18,500 देना था, उसकी जगह पे 18,400 दिए, तो जो 100 रुपये हमने नहीं दिए वो हमारा नगद बट्टा कहलाएगा, क्योंकि नगद बट्टा नगद पेमेंट करते समय हम लोगों को मिलता है, तो नगद बट्टा। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक खाता नहीं है? वास्तविक खाता देखिए पूंजी खाता नहीं है। पूंजी खाता हमारा कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता। केवल व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते दिखाए जाते हैं। बताइए किस में दिखाए जाते हैं? व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते आर्थिक चिट्ठे में दिखाए जाते हैं। ठीक है। ख्याति तथा साख खाता क्या है? गुडविल अकाउंट क्या है? वास्तविक खाता है। ओके। बैंक खाता क्या है? बैंक खाता, खाते का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स हमको खाते का चैप्टर आपको सिखाना पड़ेगा। बैंक खाता हमारा कौन सा है? वास्तविक खाता। अमूर्त संपत्ति कौन सी है? जिसे देख छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, यानी ख्याति। आदित्य किराया, आदित्य किराया क्या है? आदित्य किराया हमारा व्यक्तिगत खाता है। ठीक है। तो आपको हमारा चैनल, अगर हमारा वीडियो समझ में आ रहे हैं, पसंद आए हों, तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। ये आपका लेसन फर्स्ट था, लेक्चर पहला था कॉमर्स में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट सीट आपको एक मिले और आप एक सरकारी सीट अवश्य पाएंगे। इस तरह से वीडियो को देखते रहिए और अपने नोट्स बनाना हो तो आप नोट्स भी बना लीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाइए, आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।